नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नर्सिंग रिसर्च का फर्स्ट यूनिट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, डेफिनेशंस, वे ऑफ नोइंग्स, फॉर सोर्स इन ह्यूमन नॉलेज, पर्पस, साइंटिफिक रिसर्च एंड लिमिटेशंस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, रिसर्च टेक्नोलॉजी। जो भी टर्मिनोलॉजी है रिसर्च की उसको डिस्कस करेंगे, इसकी स्पेसिफिक पर्पस क्या है उसको डिस्कस करेंगे, और जो लिमिटेशंस ऑफ स्पेसिफिक मेथड्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल हमारा यूनिट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग रिसर्च के बारे में। ये हमारा 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है नर्सिंग रिसर्च, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी इसमें जो टॉपिक है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ रिसर्च के रिसर्च क्या होती है उसका ओवरव्यू लेंगे, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, वे ऑफ नोइंग के कौन-कौन सी वे होती है, उसके अलावा रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमन नॉलेज के कौन-कौन से सोर्सेज होती है जहाँ से वो नॉलेज ले सकते हैं। उसके अलावा पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जो है उसका पर्पस क्या है, और लिमिटेशंस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, जो भी साइंटिफिक मेथड्स है उनकी लिमिटेशंस क्या-क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये सारे हमारे जो है ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जिनको हम अपने इस यूनिट में क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि है ना कौन-कौन से जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो ओवरव्यू ऑफ रिसर्च है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। रिसर्च इज़ द सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजिंग स्पेसिफिक साइंटिफिक प्रोसेस। ये क्या है कि सिस्टमैटिक हम सिस्टम के तौर पे और ऑर्गेनाइज और साइंटिफिक प्रोसेस है यूज कलेक्ट एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड डेटा। हम साइंटिफिकली ऑर्गेनाइजेशनल एंड साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर डेटा को इंटरप्रेटेड करते हैं, आंसर क्वेश्चंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम। और जो क्वेश्चंस आंसर बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमें डेटा मिली है उसके अकॉर्डिंग, और फिर क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, तो उसको हम क्या कहते हैं रिसर्च कहते हैं। रिसर्च मीन्स सर्च अगेन। आप जो भी चीज़ सर्च कर रहे हो फर्स्ट टाइम तो वो सर्च है, ठीक है। सर्च किया है, आपको उस चीज़ के बारे में पता है, फिर दोबारा उसके बारे में नॉलेज लेना, उसको फर्दर डीपली डिस्कस करना, डिस्क्राइब करना, लर्न करना, तो उसको हम क्या कहते हैं रिसर्च। जो सिस्टमेटिकली होती है, साइंटिफिक प्रोसेस है, जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना उसको ज़्यादा एनालाइज करेंगे, फिर उस डेटा को इंटरप्रेटेट करेंगे, उसके क्वेश्चन बनाएंगे, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें की पॉइंट यही है कि सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिकली हम इस चीज़ को लेते हैं। इससे इसी तरह से नहीं लेते हैं कि हम कहीं से भी डेटा ले ली किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो नहीं होता है। एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेस पे हम डेटा को एनालाइज करते हैं। उसके अलावा बेस्ड ऑन एविडेंस, हम एविडेंस बेस्ड रिसर्च करते हैं ताकि हमें उस रिसर्च के बारे में पता हो, ठीक है। हम किसी को बता सके ना, हम उनको रेफरेंस दे सके, एविडेंस बेस्ड, ठीक है। उसके अलावा जनरेट न्यू नॉलेज, उसके थ्रू क्या है कि हमारे रिसर्च के थ्रू न्यू नॉलेज जनरेट हो, ठीक है। और उसके अलावा इम्प्रूव हेल्थ केयर प्रैक्टिस, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं हेल्थ केयर प्रैक्टिस को, और सपोर्ट एविडेंस बेस्ड नर्सिंग, जो भी एविडेंस बेस्ड नर्सिंग है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम रिसर्च करके किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम एक अच्छा ट्रीटमेंट कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास एक अच्छी प्रैक्टिस होगी, हमारे पास उस चीज़ का रेफरेंस भी होगा, एविडेंस भी होगा, और उसको जनरेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग न्यू नॉलेज, न्यू आइडियाज़ को, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे उसकी एक अच्छी सिस्टमेटिकली प्रोसेस करके उसकी केयर करेंगे, तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये होता है ओवरव्यू ऑफ रिसर्च का, ठीक है। उसके अलावा रिसर्च क्या है, रिसर्च इज़ अ केयरफुली, 'सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशंस'
रिसर्च क्या होती है? एक सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेशन होती है जो क्या करती है? डिस्कवर एंड वेरीफाई फैक्ट्स एंड डेवलप न्यू नॉलेज। रिसर्च एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिकली हम प्रोसेस के साथ डेटा कलेक्ट करते हैं, सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेशन करते हैं। किसी भी डिजीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं ना, सबसे पहले हम सिस्टमेटिकली उन चीज़ों को केयरफुली देखते हैं, सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर डिस्कवर करते हैं, वेरीफाई करते हैं उसके फैक्ट्स को, और उसके बाद हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं न्यू नॉलेज। तो ये होती है रिसर्च, जिसमें हम ओवरऑल रिसर्च मीन्स कि जो चीज़ हमारे पास है, ठीक है, उसके बारे में हमें ज़्यादा डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है, हमें उसको डीपली अंडरस्टैंड करना है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। तो हम उसको डीपली क्या करेंगे, उसको डीपली हम उसको डिस्कस करेंगे, तो उसको हम रिसर्च कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे करेक्टर ऑफ रिसर्च। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके पास ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि आपको रिसर्च करनी किस पे है। लॉजिक आपके पास, सेकंड है कि आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि आप चीज़ों को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो। उसके अलावा साइंटिफिक, जो साइंटिफिक तरीका होना चाहिए ताकि आप उस सारी चीज़ों को एक एविडेंस बेस रख सको। उसके अलावा एथिकल, एथिकल में ये आ जाता है कि आप एथिकली उन चीज़ों को मेंटेन कर रहे हो। अगर आप किसी के साथ डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आप एथिकली अपनी रिसर्च में एथिक्स को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। रिस्पेक्ट, रिपीटेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी रिसर्च में। ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं रिसर्च के, ठीक है। जो हम ऑब्जेक्टिव हो, लॉजिकली हो और साइंटिफिक हो, और उसके अलावा एथिकल एंड रिपीटेबल्स, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है रिसर्च में। उसके बाद हम बात करते हैं वे ऑफ नोइंग। वे ऑफ नोइंग में क्या आ जाता है? वे ऑफ नोइंग आर द मेथड थ्रू द पीपल गेन नॉलेज। ये है ना, कोई भी ऐसा मेथड हो जिसके थ्रू आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो वो वे ऑफ नोइंग होता है, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, न्यू नॉलेज मिल रही हो, डिफरेंट टाइप्स की नॉलेज मिलना, न्यू इन्फॉर्मेशन मिलना, और वो एक जिस तरीके से हमें मिल रही है उसको हम वे ऑफ नोइंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, उसमें टाइप्स आ जाते हैं ट्रेडिशंस, कि आपके ट्रेडिशन से आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिल रही है, आपके अथॉरिटीज़ से, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कुछ नई नॉलेज मिल रही है, आपके ट्रेड्स और एरर्स से आपको क्या है, नई नॉलेज मिल रही है। तो वो सारे वे ऑफ नोइंग होते हैं, ठीक है। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग्स, उसके अलावा साइंटिफिक मेथड्स, कुछ ऐसे साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू आपको अगर नॉलेज मिल रही है, तो ये सारे वे ऑफ नोइंग है। वे ऑफ नोइंग के टाइप्स है कि इन इन तरीकों से आपको एक नॉलेज मिल सकती है, ठीक है। ये चाहे वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो, ट्रेड्स और एरर्स हो, या फिर लॉजिकल रीजनिंग हो, या फिर साइंटिफिक मेथड्स हो। इन चीज़ों की वजह से, इन वेज की वजह से आपको एक नई नॉलेज मिलती है, तो आप उसको हम वे ऑफ नोइंग कह सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रेडिशंस। ट्रेडिशन किसे कहते हैं? ट्रेडिशन में क्या है कि नॉलेज पास फर्दर जनरेटिंग इन अदर वे, मतलब इन अदर्स के, दूसरों के साथ, वन इन अदर्स जो लोग होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, मिलते हैं, तो उनकी नॉलेज जो शेयर होती है, तो उसको हम ट्रेडिशंस कहते हैं। जो दूसरों की जो इंफॉर्मेशन, उनकी नॉलेज हमारे से शेयर हो रही होती है, तो हमें उसका जो नॉलेज पास्ट होती है उनसे हम, हमारे तरफ, तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रेडिशंस कहते हैं। जिसमें आ जाते हैं फैमिली हेल्थ प्रैक्टिस के, जो फैमिली हेल्थ प्रैक्टिस है, तो ये भी आ जाता है, ठीक है। ट्रेडिशन में कि फैमिली के साथ जो भी चीज़ें हो रही है, जो फैमिली हेल्थ प्रैक्टिस, जो फैमिली में जो हेल्थ प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी हमारी नॉलेज को इनहेंस करते हैं कि किस तरीके से हमारा ट्रेडिशंस, हमारी फैमिली एक ट्रेडिशन है जो हमें नई चीज़ें हम उनसे सीखते हैं कुछ नई चीज़ें। कल्चर बिलीव्स, ये भी एक ट्रेडिशन में आ जाता है एग्जाम्पल, के उनसे हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। उसके अलावा इसके एडवांटेजेस क्या है कि इजी टू लर्न, क्या हम इजीली
अगर हमारी वो चीज़ें हमारी डेली लाइफ में होती है, हमारे ट्रेडिशन में होती है, तो हम इसी टू लर्न कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कल्चर कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने कल्चर को। उसके अलावा लिमिटेशन में यही आ जाता है, मे नॉट बी आर साइंटिफिकली करेक्ट, और जो हम अपने ट्रेडिशनली जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो साइंटिफिकली मे नॉट बी वो करेक्ट हो, बट हम जो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हमारी नॉलेज को जनरेट करते हैं, हमारी नॉलेज पास आउट करते हैं। हम उनसे सीखते हैं, वो हमसे सीखते हैं, तो हमारी नॉलेज पास आउट होती है। तो वो चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो कल्चर बिलीफ से हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेडिशंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी में आ जाता है नॉलेज ऑब्टेन फॉर द एक्सपर्ट एंड प्रोफेशंस। जो प्रोफेशनल हो, एक्सपर्ट हो उस काम में, उससे अगर हम नॉलेज लेते हैं तो उसको हम अथॉरिटी कहते हैं, कि अथॉरिटी बेस हम नॉलेज ले रहे हैं। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो अगर सबसे पहले हमने ट्रेडिशनल ले ली, अब हम क्या करेंगे, अथॉरिटी बेस पे नॉलेज ले रहे हैं, चाहे वो हमारे हमसे जो एक्सपर्ट हो उस चीज़ में, उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, उनसे अगर हम नॉलेज ऑब्टेन कर रहे हैं तो उसको हम अथॉरिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर आ गए, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर आ गए, WHO गाइडलाइंस आ गई, तो ये सारी क्या है कि ये वे जो हमारी क्या है कि अथॉरिटीज़ है जिनसे हम अपनी रिसर्च करते हैं ना, तो अथॉरिटी भी हमारा, उनसे भी हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस नॉलेज क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, जो एक्सपर्ट हो हमसे ज़्यादा, हमारे प्रोफेशन में हमसे ज़्यादा हो उनसे, ठीक है, उसको हम अथॉरिटी कहते हैं। तो इसके एविडेंस क्या होते हैं, एविडेंस में यही आ जाता है कि रिलायबिलिटी व्हेन द एक्सपर्ट्स आर क्वालिफाई। क्योंकि रिलायबिलिटी यही होती है कि आपके एक्सपर्ट्स हो ना, प्रोफेशनल, वो क्या हो, वो क्वालिफाई हो प्रोफेशनली। उसके अलावा लिमिटेशंस में हम बात करते हैं, एक्सपर्ट्स में और डिसएग्री, अगर वो नहीं करना चाह रहे हैं आपके साथ डील, वो डिसएग्री है, या फिर इंफॉर्मेशन में भी कम बिकम आउटडेट, तो इन चीज़ों की वजह से क्या है कि लिमिटेशन बन सकती है। बाकी क्या है कि वो एडवांटेजेस यही है कि आपका जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्वालिफाई होते हैं। और उसके अलावा जो डॉक्टर्स, नर्सेज, इंस्ट्रक्टर या फिर WHO गाइडलाइंस, वो सारे आपके अथॉरिटीज़ होती है, जो आपसे प्रोफेशन में एक्सपर्ट्स होते हैं, ज़्यादा आपसे एक लेवल, ज़्यादा लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है उसमें। उसके बाद हम बात करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, नॉलेज गेन थ्रू द ओन वे एंड ऑब्जर्विंग एक्सपीरियंस। आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो लोगों को, आपका खुद का एक्सपीरियंस है, आप थ्रू आउट नॉलेज गेन कर रहे हो लोगों से, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के साथ, या कहीं पे आप अपनी नॉलेज आप गेन कर रहे हो, वहाँ से नॉलेज ले रहे हो, वो आपकी ऑब्जर्वेशन हो जाती है और आपकी क्या है, एक्सपीरियंस हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस, के खुद हमने हमारे जो हमने लोगों के साथ मिले, हमारा जो एक्सपीरियंस था उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस। उसके बाद उसमें एग्जांपल हम देते हैं, लर्न नर्सिंग्स प्रोसीजर आफ्टर रिपीटेड प्रैक्टिस। बार बार अगर आप नर्सिंग जो भी प्रोसीजर है उसका रिपीटेड प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो आप उसके बारे में एक्सपर्ट बन जाते हो, आपको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। तो उसको हम कह सकते हैं यहाँ पे कि है ना, लर्निंग जो नर्सिंग प्रोसीजर है ना, वो भी क्या है कि वो भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप जो चीज़ बार बार कर रहे हो तो उसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हो, उस प्रोसीजर में आप रिपीटेड करके आप अच्छे बन जाते हो, तो उसको हम पर्सनल एक्सपीरियंस कहते हैं। उसमें आ जाते हैं जो एडवांटेजेस क्या है कि प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, क्योंकि हम बार-बार वो काम कर रहे हैं ना, तो हम उसमें एक्सपर्ट हो रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो हम प्रैक्टिकल लर्न कर रहे हैं प्रैक्टिकली। और लिमिटेशन में यही आ जाता है, कैन बी आर बाइस्ड, कभी-कभी वो चीज़ें बायस भी होती है, ठीक है। और उसके अलावा लिमिटेड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, और हम एक लिमिटेड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है, कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है उसमें, कोई नहीं करता है, तो ये 2 चीज़ें आ जाती है इसमें, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं ट्रेड्स एंड एरर्स, कि कौन से ट्रेड्स और एरर्स होती है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, कि रिसर्च में कौन से ऐसे रिसर्च में
ट्रेड्स या ये सारे करेक्टर्स हैं ट्रेड्स और रिसर्च में हम देखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है लर्न बाय द ट्राइंग डिफरेंट मेथड्स अंटिल सक्सेस कि है ना आप ट्रेड एंड एरर्स यही आ जाते हैं कि है ना अगर आप डिफरेंट तरीकों से कोई चीज़ें डिफरेंट मेथड से सीख रहे हो ना तो वह आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। तो उसके अलावा इसके एडवांटेजेस ये होता है कि इनकरेज लर्निंग, आपकी लर्निंग ज़्यादा होती है पर आपके वहाँ पे जो ट्रेड और एरर्स है ना वो ज़्यादा निकलती है। ठीक है, आप लर्न टू ट्राई डिफरेंट मेथड, आप हर मेथड से ट्राई करते हैं लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। उसके अलावा लिमिटेशन में ये आता है कि ये ट्रेड और एरर्स में क्या होता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे हो ना लर्निंग के लिए। बाद में आपकी लर्निंग सक्सेसफुल होती है तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है एंड कैन लीड टू मिस्टेक्स। और वो क्या करती है ज़्यादा टाइम लेने के बाद क्या होती है लीड करती है वो मिस्टेक्स को। तो ये दोनों क्या है इसकी लिमिटेशंस हो जाती है ट्रेड्स और एरर्स की। ठीक है, क्योंकि कंज्यूम करता है ज़्यादा टाइम और उसके अलावा कैन लीड टू मिस्टेक। ज़्यादा टाइम लगने के बाद क्या है कि इंसान उस चीज़ में थक जाता है तो फिर उसमें क्या है कि मिस्टेक होने के भी ज़्यादा हम कह सकते हैं चांसेस होते हैं। उसके अलावा सबसे पहले इनकरेज करता है लर्निंग को इसमें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में ये है यूजिंग थिंकिंग एंड लॉजिकली रीच जो उसका कंक्लूजन्स। जो भी चीज़ें आप लर्न कर रहे हो ठीक है उसको उसमें आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करें, क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करें और उसको काउंसल करें। ठीक है, उस चीज़ों को काउंसल करते हैं, आप लॉजिकली सोचते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे लॉजिकल रीजनिंग। जिसमें आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स, जिसमें डिडक्टिव रीजनिंग्स, इंडक्टिव रीजनिंग्स। तो ये दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजनिंग के हैं कि आप किस तरीके से उन चीज़ों को सोच रहे हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि है ना इम्पोर्टेंस क्या होती है। इम्पोर्टेंस यही होती है हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम। लॉजिकल रीजनिंग होगी तो आप प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाओगे। सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, आपका जो डिसीजन मेकिंग है उसमें भी सपोर्ट मिलेगी और अच्छा डिसीजन कर पाओगे जब आपके पास लॉजिकल रीजनिंग होती है। उसके बाद हम बात करते हैं साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स में क्या आ जाता है a systematic process used by obtain accurate and reliable knowledge। साइंटिफिक में यह होता है आपके पास एक्यूरेट और रिलायबल नॉलेज होनी ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं है कि आप कहीं से भी नॉलेज ले ली तो आप वो नहीं दे सकते। साइंटिफिक मेथड्स में आ जाता है सिस्टमेटिकली, एक चीज़ होती है आप सिस्टम के अकॉर्डिंग उस चीज़ को लेते हो, उस पे काम करते हो, उसको प्रोसेस करते हो, उसके बाद उसमें जो भी एक्यूरेट और रिलायबल नॉलेज मिलती है तो उसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। जो आप सिस्टमेटिकली चीज़ों को लेते हो ठीक है, उसका एविडेंस भी आपके पास होना ज़रूरी होता है। ठीक है, वो क्या होता है साइंटिफिक मेथड्स। उसके बाद आ जाता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। साइंटिफिक में हम क्या करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद रिव्यू लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं और लर्न करते हैं। उसके बाद फॉर हाइपोथेसिस, जो भी हमने पढ़ा है उस पर हाइपोथेसिस करते हैं कि ये नॉलेज कितनी सही है कितनी गलत है। तो उस पर हाइपोथेसिस करना, फिर कलेक्ट करना डेटा को, लोगों के साथ हमने डेटा लेते हैं हम लोगों से तो ये डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा को एनालाइज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं एनालाइज करते हैं उस डेटा को, फिर ड्रा द काउंट जो कंक्लूशन है उसको ड्रा करते हैं। तो ये सारे साइंटिफिक मेथड्स में आ जाते हैं स्टेप्स। सबसे पहले आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, रिव्यू जो रिव्यू लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू करना, उसके अलावा हाइपोथेसिस करना, कलेक्ट करना डेटा को, एनालाइज करना डेटा को, ड्रा करना उसकी कंक्लूजन के आपने जो ओवरऑल चीज़ें की है उसका कंक्लूजन क्या निकला, उसको हम क्या कहते हैं साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, सोर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जहाँ से एक ह्यूमन नॉलेज लेता है। तो सबसे पहले नॉलेज कम्स फॉर ट्रेडिशन, अथॉरिटी, पर्सनल एक्सपीरियंस, ट्रेड एंड एरर्स, लॉजिकल रीजनिंग, साइंटिफिक रिसर्च। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हमने डिस्कस किए हैं अभी, ओवरऑल इतने डिस्कस किए हैं।
डिस्क्राइब किए हैं इन सबको कि ये सारे जो भी है ना सोर्सेस होते हैं ह्यूमन नॉलेज के, जहाँ से एक ह्यूमन नॉलेज लेता है। ट्रेडिशन में आ जाती है आपकी फैमिली, उसके अलावा अथॉरिटी में आ जाते हैं कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे एक्सपर्ट्स हो, उनसे आप नॉलेज ले रहे हो। पर्सनल एक्सपीरियंस से आप खुद किसी चीज़ के बारे में बार बार चीज़ें कर रहे हो, आपको उसमें आप एक्सपर्ट बन गए हो, तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस है। ट्रेड और एरर्स, कुछ ऐसी एरर्स की वजह से आप सीखते हो, और उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग्स, उसके अलावा साइंटिफिक मेथड्स कि साइंस के अकॉर्डिंग आप उन चीज़ों को देखते हो, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो ओवरऑल सोर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज के ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के। कौन कौन से पर्पस होते हैं साइंटिफिक रिसर्च के? सबसे पहले डिस्कवर न्यू नॉलेज। साइंटिफिक रिसर्च में क्या होता है, मेन पर्पस यही होता है कि आपके पास डिस्कवर हो न्यू नॉलेज, आपको न्यू नॉलेज मिले उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो आपने चूज किया है। मेन पर्पस हमारा यही होता है। हम साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले क्या होता है कि डिस्कवर करें न्यू नॉलेज, के एक नई नॉलेज ले उस टॉपिक के अकॉर्डिंग। उसके अलावा सॉल्व हेल्थ केयर प्रॉब्लम, जो भी हेल्थ केयर जो प्रॉब्लम्स है उनको भी क्या करें, सॉल्व करें, रिजॉल्व करें, ताकि हमारा ये भी एक पर्पस होता है साइंटिफिक रिसर्च का। जो भी प्रॉब्लम हो रही होती है हॉस्पिटल में हेल्थ केयर, तो उसको हमें क्या है, सॉल्व करना होता है। उसके अलावा इम्प्रूव करनी होती है पेशेंट की पेशेंट केयर, तो ये भी ये हमारा पर्पस बन जाता है साइंटिफिक पर्पस। उसके अलावा टेस्ट थ्योरीज एंड डेवलप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, हम क्या करेंगे, ट्रेन स्किल बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं, तो ये भी एक पर्पस होता है साइंटिफिक रिसर्च का। उसके अलावा इम्प्रूव नर्सिंग एजुकेशन, और जो साइंटिफिक आपकी रिसर्च है वो इम्प्रूव करती है नर्सिंग एजुकेशन को, सपोर्ट करती है पॉलिसी मेकिंग को। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है पर्पस में कि आपके कौन कौन से पर्पस होते हैं। तो मेनली ये सारे पर्पस होते हैं कि आप अगर साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो तो आपके मेनली पर्पस ये सारे होते हैं कि आप न्यू नॉलेज डिस्क्राइब करो, हेल्थ केयर प्रॉब्लम को सॉल्व करो, इम्प्रूव करो पेशेंट की केयर को, डेवलप करो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च बेनिफिट्स के। कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, आपकी हेल्थ केयर क्वालिटी इम्प्रूव होती है, इसका सबसे पहला साइंटिफिक रिसर्च का बेनिफिट। उसके बाद क्या है कि इंक्रीज होती है पेशेंट सेफ्टी, क्योंकि आप अच्छी केयर करोगे तो पेशेंट ज़्यादा सेफ होगा, तो इम्प्रूव होती है पेशेंट सेफ्टी, इंक्रीज होती है। उसके अलावा सपोर्ट क्लिनिकल डिसीजन, जो आप क्लिनिकल साइड डिसीजन ले रहे हो वो भी क्या होते हैं, इम्प्रूव होते हैं, और आइडेंटिफाई इफेक्टिव ट्रीटमेंट, और आप एक अच्छा ट्रीटमेंट दे पाते हो अपने जो भी वहाँ के स्टाफ से, जो भी आपके पेशेंट्स हैं उनको। उसके अलावा इनहेंस होता है नर्सिंग प्रोफेशंस, और इस सारी चीज़ों से आपका जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो भी इनहेंस होता है, अच्छा बनता है, बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स की। कौन कौन सी लिमिटेशंस होती है, उसमें यही होता है कि लिमिटेशन में आता है एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस में टाइम कंज्यूमिंग, एथिकल रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है, टाइम ज़्यादा लगता है, एथिकल वो क्या, क्योंकि हम साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसमें एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है। उसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग होता है, एथिकल रिस्ट्रिक्शंस बन जाती है, ह्यूमन एरर बन जाती है, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल वेरिएबल्स हम कंट्रोल नहीं कर पाते, डिफ़िकल्टी होती है। उसके अलावा रिजल्ट में भी अप्लाई टू पॉपुलेशंस, और जो रिजल्ट निकलता है वो में बी अप्लाई हो, वो हमें कंफर्म नहीं होता कि अप्लाई होगा, वो में भी अप्लाई हो या ना हो, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है लिमिटेशंस में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी रिसर्च के अकॉर्डिंग कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी का हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले आ जाता है रिसर्च, उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके बाद आ जाता है हाइपोथेसिस, एंड उसके बाद आता है वेरिएबल्स, उसके अलावा आ जाता है पॉपुलेशंस, सैंपल्स, डेटा एनालाइज्ड, और
कंक्लूजन्स, ये डिफरेंस इसके टर्मिनोलॉजी आ जाती है कि सबसे पहले अगर आप रिसर्च में क्या करते हो, रिसर्च में आपके पास यही होता है कि आप इन्वेस्टिगेट करते हो, जो भी आपको क्वेश्चन मिले हैं साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन करना, जो भी आपके पास क्वेश्चन है, कोई भी आंसर्स है, उनको आप फर्दर डिस्कस करो, इन्वेस्टिगेट करो, ज़्यादा उसको डीपली अंडरस्टैंड करो। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यही आ जाता है कि सबसे पहले आप क्या करते हो, जो आप चीज़ें मिली हैं उसमें आप इश्यूज को देखते हो कि इश्यूज दैट द रिसर्चर्स वांट टू स्टडी, कि कौन से इसमें इश्यूज हैं जिनको आपको, कौन सी इसमें प्रॉब्लम है जिनको आपको स्टडी करना है। तो वो आ जाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि आप को इसमें से आप अगर रिसर्च कर रहे हो ना, मेन प्रॉब्लम उसमें क्या है और उसके बारे में आप क्या अंडरस्टैंड करना, उसको किस तरीके से स्टडी करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हो। हाइपोथेसिस में आ जाता है प्रिडिकेट रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स, के जो भी वेरिएबल्स हैं उनका आपस में रिलेशंस क्या है, क्या है ना, कितनी वो आप अंदाजा लगाते हो, हाइपोथेसिस करते हो। ठीक है, वेरिएबल में आ जाता है अ फैक्टर कैन बी चेंज, कि कौन से ऐसे फैक्टर है जिनको चेंज करने से हमारी एक अच्छी हम रिसर्च कर सकते हैं, हम उसको डीपली लर्न कर सकते हैं और हमारे जो भी पेशेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिट हो सकता है, वो फैक्टर देखते हैं। उसके अलावा पॉपुलेशन में आ जाता है द इंटायर ग्रुप बीइंग स्टडी, एक ग्रुप में हम स्टडी करते हैं, हमारे लोगों के साथ हम स्टडी करते हैं, एक इंटायर ग्रुप होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जो पॉपुलेशन में आ जाता है। सैंपल में क्या आ जाता है, सैंपल में इज अ सिमिलर ग्रुप्स एंड सिलेक्टिव दैट पॉपुलेशन, एक सिलेक्टिव पॉपुलेशन में स्मॉल ग्रुप हम अगर सिलेक्ट करते हैं, कुछ लोग ही सिलेक्ट करते हैं, तो उसको हम सैंपल कहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन में लार्ज ग्रुप आ जाता है जिसमें इंटायर पॉपुलेशन आ जाती है। ठीक है, स्मॉल ग्रुप में सैंपल में हम स्मॉल ग्रुप लेते हैं जिन पे ही हम उनकी डेटा कलेक्ट करके उन पे स्टडी करते हैं। उसके अलावा डेटा में आ जाता है इंफॉर्मेशन कलेक्शन ड्यूरिंग रिसर्च, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं रिसर्च के दौरान, तो उसको हम डेटा कहते हैं। उसके अलावा एनालाइज के जो भी हमने डेटा ली है उसको एक्समाइन करना, उस डेटा को उसको फाइंड करना, उसका रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा उसको डीपली डिस्कस करना, अंडरस्टैंड करना, उस डेटा को लर्न करना, फिर उसके अकॉर्डिंग एक रिजल्ट बनाना, तो उसको हम एनालाइज कहते हैं। काउंसलिंग जो लास्ट में आता है कंक्लूशंस, कंक्लूशन में आ जाता है फाइनल फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च, क्या फाइनली हमने क्या फाइंड किया है, वो आ जाता है हमारे जो लास्ट में जो कंक्लूशन है उसमें। उसके बाद एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में क्या आता है, यूज द बेस्ट रिसर्च एविडेंस पेशेंट केयर, कि आपके पास उस, अगर आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास उस जो प्रैक्टिस है उसके बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है, स्किल्स होने ज़रूरी है, आपकी ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं। यूजिंग द बेस्ट रिसर्च एविडेंस बेस्ड पेशेंट केयर, तो एक हम अच्छे तरीके से पेशेंट की केयर कर सकते हैं एविडेंस बेस्ड। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी थी जो हमने रिसर्च में डिस्कस की कि ये रिसर्च की कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हमने सबको एक एक करके डिफाइन किया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं समरी की। तो समरी में मेनली क्या क्या चीज़ें आ जाती है, सबसे पहले रिसर्च सिस्टमेटिक साइंटिफिक प्रोसेस है, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है। ठीक है, उसके अलावा नॉलेज कम्स फॉर द डिफरेंट सोर्सेस, नॉलेज हमें डिफरेंट सोर्सेस से मिलती है, चाहे ट्रेडिशन हो, अथॉरिटी हो, ट्रेड्स, एरर्स हो, रीजनिंग हो, लॉजिकल रीजनिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हमें मिलती है। साइंटिफिक रिसर्च प्रोवाइड्स रिलायबल एविडेंस, एक रिलायबल एविडेंस मिलता है हमें उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा साइंटिफिक मेथड्स हैव अ सम लिमिटेशन, साइंटिफिक मेथड्स के कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उसके अलावा अंडरस्टैंड रिसर्च टर्मिनोलॉजी असेंशियल फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जो हमें रिसर्च करने में हेल्प करती है, असेंशियल होती है, लाजमी होती है, तो वो टर्मिनोलॉजी को हमने लास्ट में डिस्कस किया। तो ओवरऑल ये सारी समरी थी इस यूनिट की, जो हमने फर्स्ट यूनिट डिस्कस किया है। तो ओवरऑल उसकी समरी में हमने जितने भी
चीज़ें थी उन सबको हमने डिस्कस किया है कि क्या-क्या चीज़ें इसमें आनी हैं। हमने जो अपना यूनिट था, जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव थे, उनको सबको एक अच्छे तरीके से डिस्कस किया। अब इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम डेफिनेशंस में आ जाती है। रिसर्च किसे कहते हैं? रिसर्च कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशंस, जो आपकी सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशंस होती है, जनरेट न्यू नॉलेज, तो उसको हम रिसर्च कहते हैं। साइंटिफिक मेथड्स में आ जाते हैं। साइंटिफिक मेथड्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आ जाती है कि ऑर्गेनाइज प्रोसेस सॉल्व प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम्स, जो भी रिसर्च के प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे ऑर्गेनाइज, ठीक है। वेरिएबल्स में आ जाते हैं करेक्टर दैट कैन चेंज, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। रिसर्च का मतलब यही है कि जो नॉलेज है उसको उसमें इम्प्रूवमेंट करना, उसमें डिफरेंट चीज़ों को ऐड करना, किसी चीज़ों को रिमूव करना, ठीक है। उसके अलावा पॉपुलेशन में आ जाता है एंटायर ग्रुप अंडर स्टडी। जो एंटायर ग्रुप होता है उसको हम, सारा ग्रुप जो स्टडी में होता है तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं। सैंपल में क्या आ जाते हैं? सिलेक्टिव पार्टिसिपेट आ जाते हैं, जिसमें कुछ पॉपुलेशन के सिलेक्टिव पार्टिसिपेंट हो। हाइपोथेसिस में क्या आ जाता है? टेस्टिंग्स, प्रिडिक्शंस, जो हम प्रिडिक्शन देखते हैं, टेस्टिंग लेते हैं कुछ लोगों की, तो वो चीज़ें आ जाती है। डेटा में आ जाता है इंफॉर्मेशन कलेक्शंस। जो डेटा में आ जाता है कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, वो कितने लोगों के साथ कलेक्ट कर रहे हो। उसके अलावा एनालाइज, प्रोसेसिंग, इंटरप्रेटिंग डेटा, आप प्रोसेस करते हो, इंटरप्रेटेट करते हो डेटा को। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में आ जाता है, आप ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो जो स्किल बेस्ड नॉलेज, उसकी स्किल्स, उसकी ट्रेनिंग हो, फिर आप वो पेशेंट पे अप्लाई करते हो, तो उसको हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी रिसर्च में। उसके बाद थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हमने ओवरऑल फर्स्ट यूनिट को डिस्कस किया कि रिसर्च होती क्या है, साइंटिफिक मेथड्स क्या क्या हैं रिसर्च के, उसको हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया। ओवरऑल हमारा यहाँ तक यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होता है नर्सिंग रिसर्च का। सो थैंक यू सो मच।